अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ साथ में खुश आमदीद। मैं हूं वरदा शुजा। नए हफ्ते का आगाज है, बड़ा ही हैपनिंग हफ्ता होने वाला है। असेंबली के हवाले से भी अहम कार्रवाइयां होंगी। साथ ही साथ आपको बताएं कि जुल्हज का चांद नजर आ गया है। तमाम मुसलमानों को इस चांद का आना निकलना बहुत मुबारक हो। 22 अगस्त को ईद उल अजहा मनाई जाएगी। उससे पहले लाखों फर्जंदाने इस्लाम हज का फरीजा अदा करेंगे। तो हम सब के लिए ये महीना बहुत मुबारक साबित हो। और साथ ही साथ आज 13 अगस्त है। आपको ये बताएं कि 15वीं कौमी असेंबली का पहला इजलास भी आज होने जा रहा है। इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। बात करने के लिए मौजूद हैं, सबसे पहले तशरीफ रखते हैं राना कैसर साहब, इनके साथ तशरीफ रखते हैं आगा इकरार हारून साहब, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं नासिर गिल साहब। तो नाज़रीन, आज का हमारा पहला मौजू यही होगा, 15वीं कौमी असेंबली का पहला इजलास, एक अहम संगे मील। 14 असेंबलियों के मुंतखब अरकान आज हलफ उठाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन से राब्ते तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के लिए मुशावरत का अमल जारी है। चारों असेंबलियों के मुंतखब अरकान जो है वो आज हलफ उठा लेंगे। इस हवाले से बातचीत करेंगे। दूसरा नाज़रीन, हमारा मौजू ये होगा कि असेंबलियों में हम देखते हैं कि मखसूस नशिस्तें जब इन पार्टीज को जीतने वाली जमातों को मिलती हैं तो मखसूस नशिस्तों पर खवातीन का इंतखाब होता है, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि रिश्तेदारियों की बुनियाद पर एक बड़ा नंबर सामने आता है। एक ही खानदान में कई कई सीट्स कई होती हैं। इस मौजू पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, आज तफसीलन दोबारा इस पर बात होगी। क्या इस हवाले से खवातीन की नुमाइंदगी के हवाले से कोई तरीक़ेकार में तब्दीली की जरूरत है या नहीं, इस पर की जाएगी। तीसरा हमारा मौजू ये होगा कि पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से हम बात करेंगे। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने इमरान खान साहब को मुबारकबाद दी है इंतखाब जीतने पर। उन्होंने सऊदी अरब के साथ का यकीन दिलाया है कि सऊदी अरब हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और आइंदा भी साथ देता रहेगा। दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरी के लिए वली अहद का भी तहनीती पैगाम इमरान खान साहब को मौसूल हुआ है। चौथा हमारा मौजू ये होगा कि नाज़रीन, कौमी असेंबली के 85% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े नाम इनमें शामिल हैं जो सही अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर पाए इंतखाबात में। 12 जमातों के सरबराह 25% वोट लेने में ही नाकाम हो गए। ऐसा क्यों कर हुआ? क्यों ऐसा होता है कि दीगर हलकों से ये अरकान खड़े होते हैं, अपने आप को कौमी लीडर तो कहते हैं, लेकिन स्कोर क्यों नहीं कर पाते? इस पे बात होगी। और पांचवा और आखिरी मौजू ये होगा कि सेहतमंद माँ सेहतमंद मुआशरे की बात तो हम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि कम खुराक की वजह से आज भी हजारों ऐसी खवातीन हैं जो सालाना अपनी जान की बाजी हार जाती हैं दौरान हमल। और इस हवाले से क्या इकदाम जरूरी है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इस पे काम कर रही हैं। आइंदा नस्लें किस तरह तवाना होंगी, किस तरह आज की माओ को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इस पे बात की जाएगी। पहली खबर का नाज़रीन इंतखाब हमने किया है रोजनामा जंग से। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि 4 असेंबलियों के आज हलफ, तीसरी पार्लियामेंट के तसलसल का तारीख साज दिन। कौमी सिंध खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान असेंबलियों के अरकान आज से बाकायदा काम शुरू कर देंगे। राना कैसर साहब, 15वीं कौमी असेंबली का पहला इजलास आज होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? बहुत अहम दिन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट। इसको यूं कह लीजिए कि न्यू चैप्टर विल बी एडेड टू द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री टुडे। ट्रांजिशन जो हो रही है बड़ी पुरअमन है, from one political dispensation to another political dispensation in this country, and for the first time in the history of this country, as I said, कि आप देखिए असूलन तो अगर आप कहें तो 2002 से आप शुरू कीजिए, गो कि वो असेंबली अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ए डिक्टेटर थी, बट इट स्टिल कंप्लीटेड 5 years, अनलाइक इन द पास्ट। जैसे 1985 की एक नॉन पार्टी इलेक्शन हुआ था तो एक असेंबली आई थी, वो टेन्योर वो भी नहीं पूरा कर सके, एक डिक्टेटर मौजूद था तो अपनी मर्जी से उसने चलाया। लेकिन 2002 में आप देखिए कि एक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसमें हिस्सा लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की लीडरशिप गो के उस वक्त जिसको ज़ेर आताब थी, लेकिन स्टिल पीपल वोटेड एंड पॉलिटिशियंस पार्टिसिपेटेड। वो भी 5 साल पूरे हुए। फिर एक टेन्योर आया 2008 से 2013 तक का, वो भी आपकी असेंबली का टेन्योर पूरा हुआ। फिर 2013 से 2018। दिस इज वेरी गुड फॉर डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन दिस कंट्री, कि जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे पिछले तकरीबन अब तो 70 साल हो गए, लेकिन हम पहले 50-55 साल यही कहते रहे कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी क्यों एस्टेब्लिश नहीं हो रही। वो एक चेकर्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो यही है कि एक दूसरे की टांगें खुद भी खींची जाती थी, कि कुछ इंटरनेशनल सिचुएशन भी ऐसी हो जाती थी, सिस्टम को डिरेल होता जाता था। लेकिन आज आप देखिए कि पंजाब का भी अनाउंस नहीं हुआ वोट टेकिंग। आज आपकी कौमी असेंबली हल्फ उठाएगी और सिंध की असेंबली, KPK की असेंबली और बलूचिस्तान की असेंबली। एक प्रोसेस है जो कि मुकम्मल होने जा रहा है। और आज जैसे हाउस सुबह आज इसका इनॉग्रल सेशन है, सेशन में
وہ ٹیکنگ ہوگی, رولز پہ سائن ہوں گے, اس کے بعد پھر آج ہی پروسیس شروع کر دیا جائے گا ایک اسپیکر کے اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشنز کے لیے, جو کہ 15 تاریخ کو ہوگا. نامینیشن پیپرز, نامینیشن پیپرز اور اسکروٹنی, پھر دین الیکشن آف اسپیکر اینڈ ڈپٹی اسپیکر آن 15th. یس, اور آج کا جو اجلاس ہے اس کی صدارت ایاز صادق صاحب کریں گے, وہ اسپیکر ہیں, کیونکہ اسمبلی جب اپنا ٹینیور پورا کر لیتی ہے تو جو اسپیکر ہوتے ہیں اس اسمبلی کے وہ کنٹینیو کرتے ہیں انٹل اے نیو اسپیکر از الیکٹڈ. ٹھیک ہو گیا. آغا اقرار ہارون صاحب, پاکستان اپنا 71واں یوم آزادی بھی منانے جا رہا ہے. ایک طویل عرصے سے آپ بھی الیکشن کا تمام تر پروسیس کور کر رہے ہیں. جمہوریت کا تسلسل پاکستان کو کتنا اسٹرینتھن کر چکا ہے, اور آج ہم جس طرح ہم سب اس بات پر متفق ہو گئے ہیں, تمام ادارے بھی, کہ جمہوریت میں ہی پاکستان کی بقا ہے, تو آپ کی رائے؟ دیکھیں جی, یہ ملک حاصل ہی جمہوریت کے پروسیس سے ہوا تھا, ووٹ سے ہوا تھا. یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ووٹ کے اس سے یعنی کہ پروسیس میں دیا ہے, تو ہمیں اس ووٹ کے پروسیس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. ٹرمینیشن ہوتی رہی ہیں اور اس کا نقصان دیکھا ہم نے جب بھی ایک ان یوزل اور ان نیچرل ٹرمینیشن کی گئی, اس کے بعد ملک کچھ ایسے حالات سے گزرا جس کا خمیازہ نسلوں نے بھگتا. تو جہاں تک بات ہے پارلیمان کی, پارلیمان کمزور ہو سکتا ہے, پارلیمان انفیکٹو ہو سکتا ہے, لیکن پارلیمان کسی ایک شخص کی سوچ نہیں ہوتی ہے. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. پارلیمان میں مختلف لوگ ہوتے ہیں اور مختلف رائے ہوتی ہیں. بہرحال وہ ایک ایون بینیولنٹ ڈکٹیٹرشپ سے بھی بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اس میں فیصلہ جو ہے اپنا عقل کل سمجھنے والا ایک شخص کرتا ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ سے بہت اسٹرانگلی جمہوریت اور پارلیمان کے حق میں رہا ہوں, اور میں اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹ سمجھتا ہوں. لیکن بہرحال یہ بھی بدقسمتی ہے, جس میں مجھے کہتے ہوئے لفظ بدقسمتی استعمال کرتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے, درد ہو رہا ہے, کہ جمہوریت کو جو چیز ڈلیور کرنی چاہیے عوام کو وہ نہیں کی گئی, اور اس کو جمہوری لوگوں نے جب بھی طاقت میں آئے اتنا سیریس نہیں لیا جتنا ان کو لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو پاکستان کی ایک پرابلم چلتے آ رہے ہیں, جو کہ ایک اسٹرکچرل ریفارمز پاکستان کو چاہیے, وہ آج تک نہیں ہو. عوام جس امید پہ ووٹ ڈالتے ہیں اور انتخاب کرتے ہیں, ہمیں صرف 70 کی دہائی کے بعد بنتی ہوئی اسمبلی نظر آئی جس نے پاکستان میں اسٹرکچرل ریفارمز کیے. یہ جو آپ کے پاس پاسپورٹ ہے نا, یہ 70 کی دہائی کا آپ کو تحفہ ہے. اس سے پہلے ایگزیکٹلی عام پاکستانی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتا تھا, ایک کلاس ہوتی تھی جس کو کریم کلاس کہتے تھے, صرف پاسپورٹ وہی رکھ سکتی تھی. تو یہ ذہن میں رکھیے. لیکن 70 کی دہائی کی جو اسمبلی تھی پیپلز پارٹی کی, اس کے بعد ایون پیپلز پارٹی 2 دفعہ آئی بھی, وہ اسٹرکچر ریفارمز نہیں کیے. ٹھیک ہے. پی ایم ایل این کو تو میں ویسے ہی جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کی ایک آگے ایک آف شوٹ سمجھتا ہوں, لیگیسی سمجھتا ہوں, تھرو آئی جے آئی اور تھرو باقی چیزوں کے. تو ان کا انٹرسٹ اس طرح تھا نہیں, اس طرح ان کو فیل نہیں تھی. اب ایک نئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے مرج ہوئی, اور آج ماشاءاللہ جو ہے وہ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ہمارے پارلیمنٹ میں نظر آئے گی. میری امیدیں ہیں, تو میں آپ والی باتیں یا باقی لوگوں والی بات نہیں کرتا ہوں کہ نیا پاکستان یا تبدیلی اتنی صرف چاہیے کہ اسٹرکچر ریفارمز کر دیں, اس کے بعد یہ تبدیلی کا سفر اپنے آپ جاری رہے گا. اگر یہ اسٹرکچر ریفارمز نہیں کریں گے, اگر یہ سی آر پی سی کو نہیں چھیڑیں گے, اگر یہ پی پی سی کو نہیں چھیڑیں گے, اگر یہ رولز آف بزنس کو نہیں چھیڑیں گے, اگر یہ پاکستان کا جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو نہیں چھیڑیں گے, پھر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جتنے مرضی آپ نعرے لگا لیں, جتنے مرضی اچھے لوگ آپ پارلیمنٹ میں لیں. بالکل صحیح. ریفارمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو فرسودہ نظام ہے اس سے نکلنا چاہتا ہے عام پاکستانی بھی. ناصر گل صاحب, آپ کی طرف آتی ہوں. اسی خبر کا دوسرا حصہ ہم نے دی نیوز سے اس کا انتخاب کیا کہ پی ٹی آئی سیکس پی 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 سپورٹ فار این اے اسپیکرز الیکشن. تمام اخبارات نے آج اس خبر کو بھی اٹھایا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے رابطہ کیا ہے. چیف جج صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, ایاز صادق صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے وفد کی. تو اس مرحلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور اس میں کتنی سپورٹ مل پائے گی پاکستان تحریک انصاف کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے رابطے میں کہتا ہوں کہ اوائل میں اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن کیا یہ محض آپٹکس کے لیے ہیں یا دوسری چیزیں ہیں, یا ریئل پالیٹکس اس کے اوپر ہوگی؟ ٹھیک ہے. آغا صاحب جو بات کر رہے تھے, رانا صاحب نے بات کی, میرے خیال میں بگیسٹ اچیومنٹ از کنٹینیوٹی.
जिसके लिए हम सब जो है ना यर्न करते रहे हैं। हम कहते रहे हैं कि हमारे यहाँ तो क्लीशेस बन गए कि बुरी से बुरी जमहूरियत जो है ना वो अच्छी से अच्छी, क्योंकि हम कंटिन्यूटी चाहते हैं। सारे जो क्लीशेस बने हैं, हालांकि ये बात नहीं है जो चीज बुरी है उसको बुरा ही कहा जाएगा। अब वक्त आ गया है कि लोग गवर्नेंस के इश्यूज की बात होती है, आम बात होती है। वो नौजवान जो 18 साल का वोटर बन गया है, ही इज लीस्ट पुश्ड अबाउट व्हाट हैपेंड 20 years बिफोर। वो आजकल की ग्राउंड सिचुएशन को देख रहा है, वो देख रहा है। देखिए, रियासत में जो चीजें होती है देखने वाली, वो एक पॉलिटिकल ऑर्डर होता है, और पॉलिटिकल ऑर्डर कैसे हमने फॉर्म करना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे सब मिलकर अगर बात करेंगे और अमल करेंगे तो पॉलिटिकल ऑर्डर हमारा निकलता आएगा। उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर है, उसके बाद आपने तकसीम करनी होगी चीजों को, जिसका राइट है उसको देना करेगा। डेमोक्रेसी is a difficult form of the government. It is all inclusive. और अगर आप नहीं करेंगे तो बेसिक राइट्स जो है ना वो ऑटोनॉमी की तरफ जाते हैं। तीसरी बात मैं ये करूंगा कि डेमोक्रेटिक जो डिस्पेंसेशन है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए इन सब की जिम्मेदारी है। जिस तरह आगा साहब ने कहा नए चैलेंजेस हैं। अब हमें पाकिस्तान के अगर 14 अगस्त के पर्सपेक्टिव में इसको देखूं तो सवाल फिर वही है कि क्या हमारी रियासत जो है ना वो अपने बुनियादी जो है वो अहदाफ हसूल कर चुकी है? क्या हम जो है वो हमारी समझ जो है वो दुरुस्त है? हमें प्राइवेटाइजेशन चाहिए या हमें क्या चाहिए? आज बहस हो रही है कि हमें पार्लिमानी निजाम चाहिए। सब हमें चीजों को फिक्स करना है। मेरा मैसेज ये है, प्लीज गेट टुगेदर, सिट टुगेदर, नाउ फिक्स द डेस्टिनी ऑफ आवर पीपल। और रहबरी जो है ना वो उसकी जो रवश है ना कलंदरी होती है, यानी कि एक रहबर ने जब वो मैदान अमल में आके अपना जलवा दिखाता है तभी लोगों के सामने आम मुशाहिदे में बातें आती है। रहबर क्या होता है? यानी कि इस वक्त टाइम है कि इस वक्त जंप इनटू द सिचुएशन, इसको आप करें, उसको आगे लेके चलें। और ये अच्छी बात है, अपोजिशन उनसे मिल रही है, वो उनसे मिल रहे हैं, एक बात हो रही है। और अगर अपोजिशन अपना एजेंडा रिव्यू कर ले, जो कि पहले स्टार्ट वो अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ। मौलाना साहब बिल्कुल आइसोलेटेड हो चुके हैं। नून और पीपल्स पार्टी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो आपस में मिल बांट के अपना एजेंडा सेपरेट, और वो कह रहे हैं कि मुझे बताया कि मुझे क्यों आप डिसोन कर रहे हैं। तो ये बातें देखने वाली हैं कि पाकिस्तान, सबका फोकस पाकिस्तान हो, हमें एक मरकज बनाना है। सब लोग पूरे पाकिस्तान में बैठ के एक ही मरकज को देख रहे हो, तुम्हारी कौम मजबूत होगी। तरतीब, तकसीम, तंजीम, मैं इन अल्फाज को बड़ा वेट करता हूँ और हमें इसको लेके आगे चलना हो। 15वीं कौमी असेंबली का पहला इजलास तो आज होने जा रहा है और हम देखते हैं कि ट्रांजिशन पीरियड जब भी आता है हम बात करते हैं कि पिछली हुकूमत की वजह से बहुत से चैलेंजेस आने वाली हुकूमत को दरपेश होते हैं। हम ये चाहेंगे और एक अच्छा पैगाम भी देंगे, हम बहुत पॉजिटिव हैं इस हवाले से। आवाम इसीलिए घरों से निकलती है, वोट देती है। तब्दीली सिर्फ चेहरों की नहीं होनी चाहिए ऐवान में, तब्दीली सही फॉर्म में होनी चाहिए। फरसूदा निजाम से निकलना है, जहां पर गलतियां हमसे हुई हमें उन गलतियों को नहीं दोहराना है, रिफॉर्म्स लेकर आनी है, इदारों को बेहतर करना है। और सीआरपीसी की बात कर रहे हैं हमारे एनालिस्ट, दीगर चीजों की बात कर रहे हैं, तो मुत्तफिक हो जाए। अपने जाती मफादात के लिए तो इकट्ठे हो जाते हैं, कौमी मफाद में भी इकट्ठे हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। और अच्छी उम्मीदों के साथ पहला इजलास आज होगा और आज हलफ बर्दारी की तकरीब भी होगी। इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट रखेंगे। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे कि आइंदा आने वाली असेंबली में भी खानदानी सियासत का रंग काफी चमक रहा है। आजादो खुद मुख्तार कौन था? एक नजरिया ला इलाहा का, एक दास्तान कुर्बानियों एहसान की। सलाम पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाज़रीन। और ये खबर का इंतखाब हम कर रहे हैं रोजनामा जंग से, और खबर है थी कि कई सियासतदानों के रिश्तेदार और खवातीन जो हैं मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली पहुंच गई हैं। ख्वाजा आसिफ की अहलिया, भतीजी खटक साहब की साली, भतीजी तारिक फातमी की वाइफ, मरियम औरंगजेब की वालदा और दीगर शामिल है, और बड़े बड़े नाम इनमें शामिल हैं। इकरार हारून साहब, खानदानी सियासत का ये रंग असम्बलियों में कब तक चढ़ता रहेगा और बाकी खवातीन को कब हिस्सा मिलेगा? वरना टाइम हमारे पास काम है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा कि ये रिजर्व सीट रखी गई थी उन औरतों के लिए, उन हमारी माओ बहनों बेटियों के लिए जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़के नहीं आ सकती है, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ इस कौम के लिए किया हुआ अपनी अपनी सर्विसेज में। लेकिन हालात ये है, जरा आप थोड़ा सा इस पर, ये है हमारे जमहूरी रवैये, सॉरी टू से दैट, कि अगर आप बात करते हैं उनकी परवेज खटक साहब की जो तब्दीली लेकर आ रहे हैं, साली उनकी नफीसा साहिबा और भतीजी दोनों को उन्होंने रिजर्व सीट के ऊपर असेंबली में लेकर आ रहे हैं, ये उनकी तरफ से फेस है। लेकिन जहां तक पीएमएलएन की बात है, उसने तो फट्टे उखेड़ दिए ना, कमाल कर दिया, जिसको कहते हैं ना, वो अपना कहते होते हैं हमारे कि अपना फट्टे चुक दिए उन्होंने। अंदाजा लगाइए, जाफर इकबाल साहब बड़े अपने मिनिस्टर रहे हैं, उनकी वाइफ, उनकी बेटी, उनकी भतीजी, तीनों के तीनों माशाल्लाह रिजर्व सीट ले गई। फॉर्मर आपकी मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा, वो और उनकी वालदा मोहतरमा दोनों जो है वो माशाल्लाह असेंबली में आ चुकी हैं डायरेक्टली, बगैर किसी कोई मुसीबत लिए हुए। ख्वाजा आसिफ साहब है, वो भी पीछे किसी नहीं है, उन्होंने भी वाइफ को और अपनी भांजी उनको वो भी ले आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा कमाल जो किया वो जाफर इकबाल साहब ने किया, यानी कि वो अपनी वाइफ, बेटी और भांजी तीनों को लेकर आए। उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी के पीछे नहीं रहूंगा। ये है आपके रवैये, इसको आप जमहूरियत कहते हैं। ये इस तरह आप अपने घर में जो है वो केक काट के बांटते हैं, लॉयन शेयर्स को अंग्रेजी में राणा साहब और मैं लिखा करते थे लॉयन शेयर, दिस इज द लॉयन शेयर ऑफ द केक व्हिच हैज गॉन टू देयर फैमिलीज। इसको आप कहते हैं क्या ये जमहूरी लोग हैं? नासिर गिल साहब, क्या ये जमहूरी रवैये होते हैं? खवातीन को इस काबिल नहीं समझा जाता कि वो मुकाबला करके आगे आ सके, और अपने ही लोगों को क्या क्राइटेरिया रखा जाता है कि जो सीटें बांट दी जाती हैं? क्लियरली स्पीक्स ऑफ के वुमेन का जो मयार, जो स्टैंडर्ड हमारे मुल्क में है और हम उसको कितना वेटेज देते हैं, उससे कि आप जनरल नशिस्तों पे क्यों नहीं खवातीन जो है ना वो ज्यादा आती। रिजर्व सीटें ठीक है एक हद तक, हम अब 20 साल 2002 में ही आई थी, अब कितना 16 साल डाउन द ट्रैक, हमें और कितने साल चाहिए, हम कितनी देर तक शेपरोनिंग करेंगे? देखें आगा साहब, आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन अब देखें इलेक्टेबल्स की भी सियासत अभी है, और ये मखसूस ये पार्टी ग्रिप करने के लिए इन लोगों ने ये चीजें चलाएंगे। आप देखें 2002 में मिनॉरिटीज को भी ओपन नशिस्तों पे लड़ने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ना वो खत्म किया गया, लेकिन 16 साल के बाद मलानी साहब जो है ना वो थर पार्कर से 1 लाख वोट लेके तो वो सामने आए हैं। कुछ सूबाई असेंबलियों में भी कुछ कामयाबियां हुई हैं, लेकिन बात यह है कि हमारी पेस बहुत स्लो है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं चीजों को खत्म करके तो जनरल नशिस्तें रिवाइव की जाए, तो आखिर कब तक ये आप उन्हें शेपरोनिंग करेंगे, गार्डनिंग करेंगे, उनकी रखेंगे? खवातीन को उनका हकूक दें, उनको कॉन्फ्रेंस बिल्ड करें और वो ओपन नशिस्तों में आके याद रखिए गिल साहब, जब ये रिजर्व सीटें नहीं थी तो तब गुलजार उन्होंने जैसी औरतें अकेली लड़के इलेक्शन अपना जीत के आती थी, और किसके खिलाफ जीत के आती थी? टाइकोन्स के खिलाफ जीत के आती थी। इस मुल्क की खवातीन सलाहियतों में कम नहीं है, आप उन्हें क्यों मेरिट पर नहीं आने देते? राना कैसे साहब, मेरिट पर ना आना मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह साबित होता है, और ये जो किया जाता है, बांटी जाती हैं ये नशिस्तें, इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, और माजी में किस तरह परफॉर्म किया इन लोगों ने, उस पर भी बात होती है। आपने एक वर्ड यूज किया मेरिट। अभी पिछले दिनों एक बड़ी बहस हो रही थी मेरिट की, लेकिन आप क्या चीफ मिनिस्टर को बनाने के लिए, मिनिस्टर्स बनाने के लिए कैबिनेट की क्या मेरिट है, और ये खवातीन दोनों को अलग अलग आपको देखना होगा। देखिए, एक शख्स जो इलेक्शन जीत कर आता है उसके पीछे 70-80 हजार लोगों का एक मैंडेट होता है, और ये उसका राइट है। अब ये मेरिट नहीं है कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया या सीएसएस का एग्जाम दे रहे हैं या कोई डॉक्टर हैं या इंजीनियर जा रहे हैं तो आप मेरिट पे आएंगे तो आपको ये मिलेगा। ये आपकी एक मैंडेट लोगों ने दिया, ये चॉइस किसकी है? उसकी पार्टी के लीडर की है कि उसने किसको चीफ मिनिस्टर लगाना है। अगर वो गलत लगाएगा, ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज आंसरेबल, ही इज अकाउंटेबल। ये हमारे बड़ी आजकल स्यापा फरोशी हो रही है जी, कौन से मेरिट पे लगाया जा रहा है चीफ मिनिस्टर? भी आप क्या आप कह रहे हैं सवाब दीजिए इख्तियार होता है। ये जो बात अब हम कर रहे हैं ना, ये खवातीन के हवाले से, यहाँ पे मेरिट आना चाहिए।
कैसे आना चाहिए मेरिट। अब फिर ये भी कहेंगे कि अच्छा जी वो तो पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है उसकी तो आपने, लेकिन ये इसकी स्पिरिट क्या थी? जैसे आज़ाद साहब ने और गिल साहब ने कहा 2002 के इलेक्शंस में उससे पहले जो रिफॉर्म्स आए थे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, उसमें यह था कि खवातीन हमारा 50% ज्यादा है, हमें उनको मेन स्ट्रीम करना। हम बड़े दावे तो करते हैं खवातीन के, लेकिन हम मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं उसको लेके आते, लेजिस्लेशन के लिए क्यों नहीं बिठाते उनको? ये क्या था कि कोशिश की गई कि आप 30%, 33% आवाज उसको आप रिजर्व सीट के जरिए लेके आए। अच्छा, जब लेके आए उनकी ग्रुप में, सो दैट एक रास्ता, एक ओपनिंग उनको मिल जाए और आइंदा के लिए जैसे इस दफा 5% उन्हीं को ना दोहराया जाए। देखिए उसमें भी हर्ज नहीं है, लेकिन मकसद क्या है कि इस दफा 5% रख दिया गया कि हर पॉलिटिकल पार्टी को जनरल सीट पे ये टिकटें देनी है, पॉलिटिकल पार्टी ने दी। ये ग्रेजुअली काम करेंगे, आप रिजर्व सीट्स को करते चले जाएंगे, हो जाएगा। सिर्फ ओपनिंग थी। मेरी सजेशन ये है कि ये जो खवातीन, मैं पिछले 2002 से लेकर आज तक 14 साल इन असेंबलियों को देखता रहा हूँ, सिर्फ गिनी चुनी आगा साहब खवातीन हैं, बड़ी रिस्पेक्टेबल, सब रिस्पेक्टेबल है मेरे, लेकिन 4-5 का किरदार जो है वो पार एक्सीलेंस कि उन्होंने लेजिस्लेशन में और इतनी तैयारी के साथ हो गई, बाकी सिर्फ वो आना जाना ही था। लेकिन वजह क्या, जिसकी तरफ मेरे दोस्तों ने इशारा किया कि वो अन्ना वंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने हुई, ये पंजाबी का एक मुहावरा है कि यार आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, एक खानदान में 4-4 नशिस्तें, ये एक तो पाबंदी होनी चाहिए। पता है ये पाबंदी होनी चाहिए कि अगर आपके खानदान से कोई शख्स किसी असेंबली में है और आपका कोई रिश्तेदार रिजर्व सीट पे नहीं आएगा, ये होना चाहिए, आम आदमी का हक है ये। दूसरा, खवातीन के लिए आप एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट लेके आए, डॉक्टर्स को लेके आए, टीचर्स को लेके आए, लॉयर्स को लेके आए, एनवायरमेंटलिस्ट को लेके आए। यार ये आप इनको क्या करेंगे ये आके जिनके उन्होंने नाम लिए? बात करने का भी बात नहीं भाई, वो आना जाना है, सिर्फ आना जाना करना, मेरी आड़ियां तो जड़ियां देखो, बस ये हो रहा है वहाँ। हम ऐसी भी खवातीन को जानते हैं जो पूरा टेन्योर मुल्क से बाहर रहती है, लेकिन रिजर्व सीट उन्होंने अपने पास रखी होती है। जहां पर हम तब्दीली की बात कर रहे हैं तो इस सिस्टम को भी रिफॉर्म करने की जरूरत है। तीसरा मौजूद नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करेंगे इंतखाब के रोजनामा दुनिया से। इमरान खान की क़यादत में ताल्लुकात मजबूत, पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करेगा, ये ख्वाहिश का इजहार किया है, उम्मीद जाहिर की है सऊदी अरब ने। सऊदी फरमानवा के इमरान खान को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद, आपकी जीत पर खुशी, पाकिस्तान की तरक्की के आरजूमंद है। नासिर गिल साहब, पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं, हमारी पॉलिसीज के हवाले से भी सऊदी अरब एक खास हमारी एक हैसियत रखता है उसमें भी। तो अभी ये जो सऊदी फरमानवा का तहनीती पैगाम आया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं? देखिए, इस पैगाम को आप रीजनल पर्सपेक्टिव में देखें, मिडिल ईस्ट के पर्सपेक्टिव, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखें, जहां पर रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं। रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं। अमेरिका जो है ना उसकी टर्की के साथ क्या है, उसकी सऊदी के साथ क्या है, वो ईरान पे पाबंदियां लगनी है, कतर का क्या हाल हो गया, यमन में बच्चे मारे जा रहे हैं उनके, ये आप इस तनाजर में देखें। और दूसरी, पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इस सारे खत्म, बिकॉज चाइना के साथ हम चल रहे हैं, सेंट्रल एशिया का रास्ता यहाँ से निकलता है, अफगानिस्तान का रास्ता यहाँ से निकलता है, यानी कि इस पूरे खित्ते की जो अपना खुशहाली है या कामयाबी है या जिंदगी यहाँ पर है, वो पाकिस्तान उसमें एक कार्डिनल फीचर है। तो पाकिस्तान का बड़े पुराने ताल्लुकात है पाकिस्तान के, हमेशा सऊदी अरब में हमें इकोनॉमिक एड भी उनसे मिलती रही है, हमें कई तरह की सहूलती। और अब मेरा ख्याल है कि वो जो सऊदी बैंक जो है, वो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, वो भी पाकिस्तान को कुछ $4 बिलियन जो है ना, वो उसकी अरेंजमेंट ये भी रास्ते में हो सकता है वो मैच्योर हो जाएंगी। और ये जो फोन आया इससे ये साबित है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक वूज जो है ना वो इतने ज्यादा नहीं, उसको वो मैनेजेबल हैं। और अगर चाइना, सऊदी अरब ये बात कर रहा है तो ये पाकिस्तान की एक लिहाज से तो बड़ी खुशाइंद है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपना न्यूट्रल कैरेक्टर जो है ना और उसमें बड़ा ठीक है। इकरार हारून साहब, सऊदी अरब के अगर हम देखें हुकूमत की सूरत हाल, तो वहाँ पर भी मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो हुकूमत चला रहे हैं, जो कि शाह सलमान के बेटे हैं। पाकिस्तान में भी हुकूमत की तब्दीली है, एक नई जमात जो है वो विफाक में बरसरे इक़्तिदार होगी और बाकी मुल्क में भी एक मेजोरिटी के साथ वो आई है। तो इन दो चेंजेस के साथ, बड़े चेंजेस के साथ, किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान सऊदी अरब की दोस्ती को? देखिए जी, मैं वैसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस किस्म की जो वार्म किस्म का एक रिस्पॉन्स आएगा सऊदी अरब से, क्योंकि आप देखिए कि इमरान खान साहब का ने जो जितनी भी स्पीच की, उन्होंने मैनिफेस्टो भी दिया, उन्होंने तब भी ये कहा कि ईरान एंड सऊदी अरब। तो उसमें मुझे लग रहा था कि सऊदी अरब प्रोएक्टिव होकर सामने हमें आएगा कि जी हम आपको लिए, यानी कि आपके साथ खड़े होंगे हर बुरे हालात में। अब ये जैसे कि गिल साहब ने कहा है कि अब इस पूरे खित्ते में जो चेंजेस आ रही हैं उनमें न्यूट्रलिटी हमने कैसे रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खान साहब का पहला दौरा जो है एज ए प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब होता है, वो एक साफ क्लियर सिग्नल देगा
मिडिल ईस्ट में कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में किसके साथ खड़ा है। ठीक हो गया। अगर चाइना के साथ होता है किसी और के साथ होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सऊदी अरब के साथ होता है तो फिर हम अपने डायनामिक्स बिल्कुल और अपनी चीजें बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि पाकिस्तान स्टैंड्स वेयर इन मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स। ठीक है राणा साहब, क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब के जो इनिशियल दौरे होंगे इसी से डिटर्मिन हो जाएगी पाकिस्तान की पॉलिसी टुवर्ड्स सऊदी अरब, ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक के हवाले से? हमने देखा कि ईरान से भी बड़ा एक वार्म मैसेज आया हुकूमत जो बनने जा रही है उसके लिए, और अब हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब भी बड़ा अच्छे पैगाम भेज रहा है। मैं थोड़ा सा आगा साहब से माजरत के साथ डिसएग्री करूंगा ऑन ए पॉइंट कि ईरान की तरफ से जो मैसेज आया, ईरान इज लुकिंग फॉर अ पार्टनर इन दिस रीजन। इंटरनेशनल जो सैंक्शंस और प्रेशर्स जो है उसके ऊपर ईरान एक पार्टनर की तरफ तलाश में है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात कभी उस तरह नहीं रहे जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रहे इन इकोनॉमिक टर्म्स खास तौर पे। ठीक है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट होती रही और वो बिल्कुल एक हर लिहाज से, अगर हम ये कहें जी कि पाकिस्तान को ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान बैलेंस करना है, यस बैलेंस करना है एज फार एज मिडिल ईस्टर्न पर्सपेक्टिव इज कंसर्न। लेकिन बायलैटरल में आप ये कहें जी कि मेरे आपसे ताल्लुकात बेहतर अगर नहीं होंगे तो आगा साहब ने भी वो मेरा बायलैटरल है, लेकिन अगर आपने OIC के लेवल पे या रीजनल कॉन्टेक्स्ट में करना फिर आपने जैसे यमन के मामले पे भी आप देखिए आपने बैलेंस किया, बिल्कुल किया, करना चाहिए। लेकिन जहां सऊदी अरेबिया की बात आएगी प्रायोरिटी है आपकी, ये आपका आप इसमें कॉन्टोर्स जो आपके फॉरेन पॉलिसी के उनको आप इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते, ना होने वाले हैं ये। कि अगर आप ये कहेंगे कि सऊदी अरेबिया को कहें कि नहीं हम तो ईरान के साथ भी उसी तरह ताल्लुकात रखेंगे जैसे आप, तो ईरान से आप देख लीजिए कि मुसीबतें कितनी हैं। कोशिश करनी चाहिए कि इनके आपस के उसमें डिप्लोमेटिक रोल पाकिस्तान ने अदा किया कि वो आप देखिए कि यमन का हो मामला कोई और हो तो वो पाकिस्तान देखिए शटल करते रहे बिटवीन योर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड द आर्मी चीफ एट दैट टाइम। कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, यमन जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं। लिहाजा ये नहीं मैं समझता कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया को कहे कि नहीं थैंक यू हम तो ईरान के, ऐसा नहीं हो सकता है। पैराडाइम शिफ्ट हम एकदम से नहीं देख सकते पाकिस्तान की पॉलिसीज में। अगली खबर का इंतखाब हम कर रहे हैं डॉन से। खबर है जी कि ओवर 85% नेशनल असेंबली कैंडिडेट्स लॉस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट। शहबाज बिलावल, फजल, फारूक सत्तार, शेरपाव अमंग प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स हु रिमेन्ड अनेबल टू सिक्योर 25% ऑफ पोल्ड वोट्स। नासिर गिल साहब एक बड़ी परसेंटेज ऐसे कैंडिडेट्स के और बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं जो कि 25% वोट भी स्कोर नहीं कर पाए। अच्छा, इसके बुनियादी जो मकसद था इस ऑर्डिनेंस को लाने का, उसका शिक्का ये था कि जो गैर संजीदा उम्मीदवार हैं वो कौमी असेंबली के इंतखाबात में ना आए। और बाद लोग आते हैं पॉपुलैरिटी के लिए अपने पोतों को बताते हैं और मैंने इलेक्शन लड़ा था, वो पोस्टर संभाल के रखेंगे, अपनी पिक्चर उतरवाएंगे। एक तो वो कुछ एक ऐसे वो उनकी तादाद है जो कि हर दफा इलेक्शन में आते हैं तो उनको डिस्कस। अब ये तकरीबन 12 जमातों के जो सरबराह हैं वो 25%, अब पहले वोट की तादाद को बढ़ाया गया है इस दफा, पहले कम थी कि इसकी सिक्योरिटी किस तरह से पहले कम थी, पहले 10 पे, अब 25 क्यों किए गए? ताकि गैर संजीदा जो और दूसरी चीजें हैं और ताकि एडिड प्रेशर हो, लोग तैयारी से आए। लेकिन आप देखें कि आपके जो 12 जमातों के सरबराह इसमें सारे, अब मैं नाम नहीं लेता, तकरीबन सारे ही शामिल है। इमरान खान को निकाल के और 2-4 को और निकाल के बाकी सब जो है ना वो अपनी जमानतें जो है ना वो जब्त करा चुके हैं। लेकिन अब ये ट्रेंड कब तक चलेगी? 4-5 से खड़े होना, एक मैसेज देना, लेकिन जब वोट ना ले सके तो ये बैक फायर करता है। राणा साहब, एक तो ये कि कई हलकों से खड़े हो जाना, बाद में वो सीट छोड़ देना, क्यों इस तरह किया जाता है? कि अपने आपको कौमी लीडर शो करना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं, फिर कर भी नहीं पाते हैं, क्या वजूहात होती हैं इसके पीछे? देखिए ये कोई नया रविश नहीं, नया ट्रेडिशन नहीं है, पहले भी होता रहा। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, नुसरत भुट्टो साहब, सब नवाज शरीफ साहब, सब लोग करते हैं कि जी अपने आप को बताने के लिए कि वो हम तमाम सूबों को हमारे पसंदीदा। लेकिन इस दफा जो हुआ है वो आप देखिए कि पसंदीदगी लोगों ने रिजेक्ट कर दी। मैं मिसाल देता हूँ, NA3 शहबाज शरीफ साहब को 25% से कम वोट मिले, बिलावल भुट्टो साहब को NA8 मालाकंड और NA246 कराची से 25% वोट नहीं मिले। फजल रहमान साहब NA23 DI खान नहीं ले सके। फारूक सत्तार साहब कराची की 2 शिस्तों से जहाँ 1.5 लाख 2-2 लाख की मार्जिन से ये लोग जीता करते थे, 25% आगा साहब वोट नहीं ले सके। और कितनी 2 शिस्तों से। उसके बाद आप देखिए मुस्तफा कमाल पाक सर जमीन बड़ी पार्टी की थी उन्होंने, और वो 253 से नहीं ले सके। और आशा गुलालाई, यानी तमाशे जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि किस तरह इस मुल्क में सियासतदानों का कीचड़ उछाले गए और वो पता नहीं क्या क्या होता रहा। और टोटल मिला के मतलब मुश्किल से 4 जगहों से खड़ी हुई है, 4000 से वोट देने। सिर्फ एक चीज मेरी एक सजेशन
کہ آپ کا حق ہے کہ آپ لڑیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اجازت نہ دیں, لیکن جناب اگر آپ 25% سے کم کسی نشست سے ووٹ لیتے ہیں تو اس علاقے میں جو خرچہ آپ پہ آ رہا ہے وہ آپ قومی خزانے میں جمع کریں. آپ 272 کی 272 نشستوں سے الیکشن لڑیں, آپ کو نہیں روکا جانا. ایگزیکٹلی صاحب, آپ بھی اپنا انپٹ دے دیں اسی موضوع پر. ضمانت ضبط ہونا یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی. بندہ سڑک پہ پھر رہا ہوتا تھا نا تو آوازیں رکھتی تھی کہ اس سے الیکشن لڑتے سے ضمانت ضبط ہو گئی ہے. تو اب یہ آوازیں جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور فاروق ستار صاحب سے زیادہ لگنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے اپنے حلقوں سے الیکشن لڑا ہے, اپنے ویٹیکن سے الیکشن لڑا ہے. یہ ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے, یہ آواز شہباز شریف صاحب کو بھی لگنی چاہیے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ جب ان کے پتا تھا کہ انہیں سارا کا سارا الیکشن جو ہے کسی اور کے بلبوتے پہ لڑنا ہے, وہاں پہ ان کے 4 آدمی اپنے ذاتی نہیں بیٹھے ہوئے تو الیکشن لڑا کیوں. بعض امیر مقام جب خود بھی آ رہے ان کو بھی شرمندہ کر دیے ساری عمر کے لیے. سب کھل کے باتیں, سچی باتیں. ایک چیز بڑی حیرت کی بات ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز نے کوشش کی کہ پورے پاکستان سے الیکشن لڑ کے بتائیں کہ ہم پورے پاکستان کے لیڈر ہیں. بدقسمتی دیکھیے کسی نے بلوچستان سے الیکشن نہیں لڑا. یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے, ویلڈ پوائنٹ ہے. ایون عمران خان صاحب کسی نے نہیں. کیا بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی. کیا بلوچستان کو آپ اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں سے بھی الیکشن لڑ کے بتائیں کہ میں پورے پاکستان کا لیڈر ہوں؟ ٹھیک ہے, یہ ایک سوالیہ نشان رہے گا 2018 کے الیکشن کے اوپر. ہمیشہ لکھنے والا, ہمیشہ کوئی بھی بندہ لکھے گا 2018 کے الیکشن پہ وہ ضرور لکھے گا کہ سیاسی قیادت نے بلوچستان میں جو سیاسی قیادت بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کی قیادت ہے, انہوں نے بلوچستان میں الیکشن لڑنے سے اجتناب کیا. اور دیگر جن علاقوں سے وہ لڑے وہاں پر بھی سکور نہیں سب وہ کر پائے ہیں, اور یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ کیوں یہ لیڈر سکور نہیں کر پاتے ہیں. کیا یہ صرف ایک مخصوص حلقے تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں؟ اگر قومی لیڈر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے ہیں؟ کیا ان کی پالیسیز صرف اپنے علاقوں تک مخصوص ہوتی ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے. ناظرین, آج کا 5واں ہمارا موضوع ہے صحت مند ماں صحت مند قوم, لیکن اس پہ ہم بات آج نہیں کر پائیں گے, وقت کی کمی ہے, کیونکہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے, اس پہ بھی بات کی جائے گی. اور ہم چاہیں گے صحت مند ماں صحت مند قوم کے موضوع پر ہم آئندہ کسی پروگرام میں ضرور بات کریں. تو ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. رانا کیسر صاحب, آقا اقرار ہارون صاحب, ناصر گل صاحب, پوری ٹیم کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.